हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं टॉप प्रीवियस ईयर के सवाल जो कि पूछे गए बिजनेस मैनेजमेंट के पोर्शन से हमारे यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट एग्जामिनेशन में। तो आइए फटाफट से आज के सेशन को शुरू करते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स या मैनेजमेंट के लिए, तो एवर स्टडी क्लासेस के पास आपके लिए डिफरेंट कोर्सेज है जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज की डिटेल आपको हमारी ऐप वेबसाइट पे मिल जाएगी, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। नीचे आपको नंबर और मेल एड्रेस दिया हुआ है। तो पहला सवाल दोस्तों हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। असर्शन रीजनिंग का सवाल है। असर्शन है मैनेजमेंट इज मेनली एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक अफेयर्स। बिग बिजनेस हाउसेस आर द रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स, क्या असर्शन सही है आपकी? क्या मैनेजमेंट में केवल इकोनॉमिक अफेयर्स ही देखने होते हैं और चीजें नहीं देखनी होती? नहीं सर, असर्शन तो हमारी गलत है, क्योंकि हमारी मैनेजमेंट इकोनॉमिक अफेयर्स को भी देखेगी, ह्यूमन रिलेशंस को भी देखना है, मार्केटिंग को भी देखना है, बहुत सारी चीजों को देखना है, केवल इकोनॉमिक अफेयर्स को नहीं देखना। तो ये चीज यहाँ पे गलत है। हाँ, और ये रीजनिंग वाले पार्ट हमारा सही है कि जो बिग बिजनेस हाउसेज हैं, दे आर द रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर फाइनेंसेस को मैनेज करोगे तभी आप बड़े बन पाओगे। ऐसा आपके पेरेंट्स, आपके जो बुजुर्ग हैं, वो भी आपसे कहते होंगे कि पैसे को संभालना सीख लो तभी बड़े बनोगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होने वाला है। ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट इन आइसोलेशन। चलिए, तो अगला सवाल हमारे पास है मैच द फॉलोइंग का। दो लिस्ट हमें यहाँ पे दे रखी है और हमें क्या करनी है, इनकी मैचिंग करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास एक तरफ है जी हमारे वर्क्स और दूसरी तरफ है ऑथर्स। तो अगर इनकी बात करें, तो यहाँ पे अगर हम बात करें हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी की, जो कि हमें हेनरी फ्योल ने दी है, उन्होंने जो बुक लिखी थी वो है इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें उन्होंने अपने 14 प्रिंसिपल्स जो थे वो प्रोवाइड किए थे। तो इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को आप मैच कर दीजिए हमारे हेनरी फ्योल जी से। और इसके बाद हम बात करें एफ डब्ल्यू टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट से, तो आप इसे सीधा सीधा मैच कर सकते हैं जी, साइंटिफिक मैनेजमेंट एफ डब्ल्यू टेलर। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे बताया गया जी, ओलिवर शेल्डन, इन्होंने फिलोसफी ऑफ जो मैनेजमेंट है वो पब्लिश करी थी 1924 में। तो फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट को आप ओलिवर शेल्डन से मैच कर दीजिए। और प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट जो है वो पीटर ड्रकर ने लिखी है, और पीटर ड्रकर को आप इससे मैच कर देंगे। मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिस से जुड़ी है ये उनकी बुक, तो इसीलिए ये आपकी मैच हो जाएगी पीटर ड्रकर से। तो आप इजीली अपनी मैचिंग करके अपना आंसर मार्क कर सकते हैं जी। ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द आंसर हियर। अगला सवाल हमारे पास है, हु डिवाइडेड ऑल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इनटू 6 ग्रुप्स? टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल। तो बोला गया जी, इनमें से किसने हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सभी एक्टिविटीज को 6 ग्रुप्स में बांटा है? तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे हेनरी फेयोल जो हैं, उन्होंने हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सभी एक्टिविटीज को 6 ग्रुप्स में बांटा है। तो इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होने वाला। तो आपको याद करना है, हेनरी फेयोल ने हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को 6 ग्रुप्स में बांटा है। चलिए, तो अगला सवाल हमारे पास है, टेलर्स डिफरेंशियल पीस वर्क प्लान प्रोवाइड्स दैट। तो टेलर का जो डिफरेंशियल पीस वर्क प्लान था, उसमें उन्होंने कहा कि आप अपने जो वर्कर्स हैं, आप उन्हें एफिशिएंट और इनएफिशिएंट में क्लासिफाई कर लो। जो भी आपके एफिशिएंट वर्कर्स हैं, आप उन्हें ज्यादा वेजेस दो, और जो आपके इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं, उन्हें आप कम वेजेस दो। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए, अगला है जी, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेबर्स ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? स्पेशलाइजेशन की बात है, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, सिस्टम ऑफ रूल्स, ये सभी चीजें ब्यूरोक्रेसी में देखने को मिलती हैं, और इसलिए आंसर आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव बन जाएगा। चलिए, अगला सवाल है मैच द फॉलोइंग का। ये बेसिकली जुड़ा है आपके टेलर के प्रिंसिपल से। तो टेलर जो थे, उन्होंने आपके अलग अलग फंक्शनल हेड्स की बात करी थी, और इसी कंटेक्स्ट में आपको ये दो लिस्ट दे रखी हैं, तो आपको इन्हें मैच करना है। तो टू चेक द क्वालिटी ऑफ वर्क, तो क्वालिटी ऑफ वर्क को कौन चेक करेगा इनमें से? ये आपको बताने चाहिए। आपके जो इंस्पेक्टर होंगे वो क्वालिटी ऑफ वर्क को चेक करने वाले हैं। टू सी दैट वर्क इज कंप्लीटेड इन टाइम, ये देखेंगे हमारे स्पीड बॉस की काम तेजी से हो, टाइमली खत्म हो जाए। टू चेक एब्सेंटीज्म ऑफ वर्कर्स, ये देखेंगे जी शॉप डिसिप्लिन वाले। और इंस्ट्रक्शंस इशू करनी, ये आपके इंस्ट्रक्शन एंड चेक वाले जो पर्सन होंगे वो इसे देखेंगे। तो इसलिए सही आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। चलिए, तो फ्रेंड्स अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू हेनरी फ्योल आर करेक्ट? स्टेटमेंट 1 है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर रिलेटेड एंड फॉर्मर अराइजेस फ्रॉम द लेटर।
तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें फ्योल ने बताया कि आपकी जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपस में रिलेटेड है, और उन्होंने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज कॉरोलरी ऑफ अथॉरिटी एंड अराइजिंग फ्रॉम इट, यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अथॉरिटी के साथ चलती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अथॉरिटी से अराइज होती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजेस फ्रॉम अथॉरिटी, ऐसा इन्होंने यहाँ पे कहा। अथॉरिटी वाज अ कंटिन्यूएशन ऑफ ऑफिशियल एंड पर्सनल फैक्टर्स। अथॉरिटी आपकी ऑफिशियल पोजीशन पे डिपेंड करेगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी पे डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे लिखा फॉर्मर, यानी कि अथॉरिटी अराइजेस फ्रॉम दी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहाँ पे ये उल्टा लिख दिया, इसलिए स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। स्पिरिट डी कॉर्प्स इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। तो यूनिटी ऑफ कमांड की बात करी गई और उन्होंने कहा जी अ पर्सन शुड गेट ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। स्पिरिट डी कॉर्प्स जो है उसे कहा जाता है कि इट इज एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको टीम वर्क एस्टेब्लिश करना है। स्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब है यूनियन इज स्ट्रेंथ, तो आपको यूनियन एस्टेब्लिश करना है, टीम वर्क एस्टेब्लिश करना है, और इसके लिए यूनिटी ऑफ कमांड बहुत जरूरी है। और आपकी जो स्टेटमेंट 2 है वो सही है। यूनिटी ऑफ कमांड मींस ओनली वन कमांड एट अ टाइम, ये गलत है। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब कि एक टाइम पे एक पर्सन से ही ऑर्डर मिलेगा, यानी ये मतलब नहीं है कि एक टाइम पे एक ही कमांड मिलेगी। देयर आर 14 बेसिक प्रिंसिपल्स आइडेंटिफाइड बाय फ्योल, तो ये आपकी सही है, इसीलिए आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। अगला सवाल है द पॉपुलर स्टेटमेंट इफ ऑल यू हैव इज अ हैमर एवरीथिंग लुक्स लाइक अ नेल इज गिवन बाय। तो ऐसा कहा था अब्राहम मास्लो ने। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास केवल हैमर है, आपके पास केवल हथौड़ा है, तो आपको सब चीजें नेल भी दिखेंगी और आप उन पे हथौड़ा मारना चाहेंगे। तो ऐसी बात उन्होंने यहाँ पे कही थी, और इसीलिए आंसर यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। अगला सवाल है न्यू क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एम्फसाइजेस ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो जो आपकी न्यू क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है वो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करती है, कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर लंबा नहीं होगा, बहुत ज्यादा हायरार्कीज नहीं होंगी, फ्लैट स्ट्रक्चर रहेगा। डिसेंट्रलाइजेशन की बात करती है, लोगों को इनिशिएटिव के लिए यहाँ पे प्रॉपर फ्रीडम दिया जाएगा, ऑटोनॉमी दी जाएगी, और यहाँ पे इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। चलिए अगला सवाल है अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ क्वालिटीज आर रिक्वायर्ड इन अ मैनेजर। तो हेनरी फ्योल की बात करें तो उन्होंने हमारे पास कुछ क्वालिटीज बताई मैनेजर की, जैसे कि फिजिकल, मेंटल, मॉरल, एजुकेशन, टेक्निकल और एक्सपीरियंस। तो फिजिकल, मेंटल, मॉरल, एजुकेशनल, टेक्निकल और एक्सपीरियंस आपके ऑप्शन नंबर सी में आ रहे हैं, और वही आपका आंसर यहाँ पे बनेगा। अगला सवाल है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्वड इन प्लानिंग। तो प्लानिंग के अंदर आपका क्या सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स यहाँ पे इन्वॉल्वड रहता है? सबसे पहले आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करेंगे, उसके बाद आप डिटरमाइन करेंगे कौन से ऑल्टरनेटिव कोर्सेज से हम उसे अचीव कर सकते हैं, उन कोर्सेज को आप जो है इवेल्युएट करोगे, और फाइनली जो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है आप उसे चूज कर लोगे, और उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे कि कैसे आपको एक्टिविटीज अपनी करनी है, और इसीलिए आपका जो आंसर यहाँ पे बनने वाला है वो बनने वाला है जी ऑप्शन नंबर डी का। चलिए तो यहाँ पे अगला सवाल है कंसीडर द फॉलोइंग। पहली स्टेटमेंट है प्लानिंग इज टुडेज एक्शन फॉर टुमारोज डिसीजन। ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, क्योंकि लिखा होना चाहिए था प्लानिंग इज टुडेज डिसीजन फॉर टुमारोज एक्शन, ये आपकी गलत हो जाएगी। प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग व्हाइल कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक, ये आपकी सही हो जाएगी। मोटिवेशन इज अबाउट गेटिंग वॉलंटरी विलिंगनेस ऑफ सबॉर्डिनेट्स फॉर एक्शन। मोटिवेशन के अंदर आप क्या चाहते हो कि मेरे सबॉर्डिनेट्स मेरे साथ वॉलंटरली जुड़े और मिलकर काम करें, ये भी सही है। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये गलत है, क्योंकि आपकी लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ओल्डेस्ट है, वो सिंपलेस्ट है, ना कि लाइन एंड स्टाफ। अगला सवाल हमारे पास है एन एमबीओ प्रोग्राम यूजुअली इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। एक मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम में कौन से स्टेप्स हमारे यहाँ पर आते हैं? एस्टेब्लिशिंग द यूनिट्स ऑब्जेक्टिव्स, एस्टेब्लिशिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, नेगोशिएटिंग और एग्रीइंग, रिव्यूइंग द परफॉर्मेंस, क्रिएटिंग एक्शन प्लान्स। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एमबीओ की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो उसके अंदर आपके कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो आने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल्स डिसाइड करेंगे, उसके हिसाब से आप अपनी जो यूनिट है, जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करेंगे, और फिर इंप्लॉइज और मैनेजर्स मिलकर नेगोशिएट करेंगे, एग्री करेंगे कि कैसे उन गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को हमें अकम्प्लिश करना है, और फिर हम अपने क्या करेंगे, एक्शन प्लान्स क्रिएट करेंगे कि कैसे हमें एक्चुअल में काम करना है, और फिर बाद में एंड में अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू भी करेंगे, और इसीलिए आपका जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी का बन जाएगा।
अगला सवाल हमारे पास है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू प्लानिंग एंड फाइंड आउट द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 है, द ऑपरेटिंग पर्सनल शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद द प्रिपरेशन ऑफ द बजट। ये आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि अगर आप बजट बना रहे हो तो ऑपरेटिंग पर्सनल को भी आपको साथ में जोड़ना चाहिए, क्योंकि असल काम तो इन्होंने ही करना है। अ प्रोग्राम इंडिकेट्स द प्रिंसिपल ऑपरेशंस टू बी कैरिड आउट टू अकम्प्लिश योर वर्क। तो बिल्कुल सही है, एक प्रोग्राम के अंदर बताया जाएगा कि कैसे आपको इस काम को पूरा करना है। Under MBO technique, managers should be provided with a free hand to lay down the objectives. MBO के अंदर आपके जो मैनेजर्स हैं और एम्प्लॉइज हैं, दोनों मिलकर ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं और दोनों मिलकर जो है काम करते हैं उन्हें अचीव करने के लिए। तो ये भी आपकी गलत हो जाएगी। तो केवल आपके स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगी और आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बन जाएगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द MBO प्रोग्राम फेलियर। तो पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा फैक्टर की वजह से MBO का प्रोग्राम आपका फेल नहीं होगा। ऑल्टरिंग गोल्स टू मीट द चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस। तो अगर आप सर्कमस्टांसेस को मीट करने के लिए, चेंज सर्कमस्टांसेस को मीट करने के लिए अपने गोल्स को ऑल्टर कर रहे हो, तो ये तो बेसिकली आपकी MBO की सक्सेस में कंट्रीब्यूट करेगा कि आप अपने गोल्स को कंटिन्यूसली ऑल्टर कर ले, ताकि आप अपने डायनामिक एनवायरनमेंट को मीट कर सको। गोल्स आसान होंगे, मैनेजमेंट का सपोर्ट नहीं होगा, या फिर बहुत ही डिफिकल्ट गोल्स आपके होंगे, तो आपका जो MBO है वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, और इसीलिए आपका जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। अगला सवाल है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दैट शोज अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट प्रोसेस इज नोन एज। तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जिसकी बात यहाँ पे की जा रही है? फ्री फॉर्म, वर्चुअल, नेटवर्क या फिर हॉरिजॉन्टल? तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है जी आपकी नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि एक पॉपुलर कंसेप्ट है, और माइल्स एंड स्नो जो है वो इस कंसेप्ट से जुड़े हुए हैं। उन्होंने इसे एक डायनामिक नेटवर्क का भी नाम दिया कि आजकल के सिनेरियो में हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने एक साथ जुड़कर एक नेटवर्क बना ली, एक दूसरे की वो मदद कर रही है, एक दूसरे को हेल्प कर रही है, असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। तो इट इज अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट प्रोसेस। स्ट्रक्चर बहुत ही अलग होता है इनका, नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होता, अलग अलग स्ट्रेटेजी फॉलो होती है यहाँ पर। और साथ ही बोला जी, इट इज अ डी-लेयर्ड, highly flexible and controlled by market mechanism rather than administrative procedures. Firms with this new structure arrayed themselves on an industry value chain according to their core competences, obtaining complementary resources through strategic alliance and outsources. तो यहाँ पे क्या हो रहा है जी, यहाँ पे आपकी जो फर्म्स एक दूसरे के साथ नेटवर्क बना रही हैं और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही हैं, और इसीलिए आंसर यहाँ पे आपको ऑप्शन 3 नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। इसके बाद डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मेक्स द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम अथॉरिटी को डेलीगेट कर रहे हैं, यानी कि एक पर्सन दूसरे को दे रहा है, दूसरे को दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, तो अथॉरिटी हमारी क्या हो रही है, डेलीगेट हो रही है। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या हो रहा है, लार्ज हो रहा है, यानी कि आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर बी, कि डेलीगेशन से ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ जाता है। अगर सारी अथॉरिटी आप अपने पास रखेंगे तो छोटी ऑर्गेनाइजेशन आपकी होने वाली है। Which of the following statements is are correct about the scalar chain principle given by the fuel? तो scalar chain principle क्या कहता है? Each communication going up or down must follow through each position in the line authority. तो ये कहता है जी एक चेन होने वाली है आपकी, ऐसे यहाँ पे चेन होने वाली है, और अगर नीचे पर्सन ने ऊपर किसी पर्सन से कम्युनिकेट करना है तो इसी चेन से हमारा कम्युनिकेशन यहाँ पे पास करेगा। चेन ऑफ कम्युनिकेशन कैन नॉट बी ब्रोकन इन एनी सर्कमस्टांस। ये बात यहाँ पे गलत लिखी है, क्योंकि यहाँ पे प्रोविजन है जी कि आप कभी कभी इस चेन को ब्रेक भी कर सकते हो, जैसे इस पर्सन ने इस पर्सन से कम्युनिकेट करना है तो वो डायरेक्टली भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये दोनों डायरेक्टली भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ए सही है और आपका बी गलत है, इसलिए आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। चलिए, तो माय डियर फ्रेंड्स, अगला सवाल है, विच इज नॉट ट्रू अबाउट दी मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में एक तरफ तो आपके फंक्शनल डिपार्टमेंट होते हैं और दूसरी तरफ आपके प्रोजेक्ट मैनेजर्स के बेसिस पे भी आपके डिपार्टमेंट यहाँ पे बनाए जाते हैं, और यहाँ पे बीच में आपके लोग होते हैं। तो आपका रिलेटिवली परमानेंट होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपके यहाँ पे परमानेंट फंक्शनल ग्रुपिंग्स में लोग डाल दिए जाते हैं और फिर प्रोजेक्ट में वहां से उठाकर डाल देते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर्स अथॉरिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड रीजनेबली। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं उनकी अथॉरिटी रीजनेबली डिस्ट्रीब्यूट होती है, क्योंकि क्लैश हो सकता है ना, फंक्शनल मैनेजर भी है और प्रोजेक्ट मैनेजर भी है, तो क्लैश को रोकने के लिए रीजनेबली उनकी अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट की गई होती है। देयर इज स्लो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में आपको जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है वो स्लो नहीं होता, बहुत ही फास्ट आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेस होता है, क्योंकि बहुत क्लोजली इंटीग्रेटेड है जी ये आपका मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर।
इट्स प्रोजेक्ट हेड्स हैव टू शेयर रिसोर्सेज विद फंक्शनल हेड्स। तो बिल्कुल सही है कि प्रोजेक्ट और फंक्शनल वाले रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। तो इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा कि ये आपका ट्रू नहीं है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में। आगे है जी, मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 विद द आइटम्स ऑफ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं जी इनको मैच करके। सबसे पहला है जी ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन आपका जो है डायरेक्टली गॉसिप से मैच हो जाएगा, तो 1 तो सी से मैच हो गया और इसी से आपका आंसर ऑप्शन सी ए बन जाएगा। फॉर्मल ग्रुप जो है वो आपका कौन सा होने वाला है जी? टास्क ग्रुप आपका एक फॉर्मल ग्रुप है। इनफॉर्मल ग्रुप की यहाँ पे हम बात करें, इनफॉर्मल ग्रुप आपका कोई नेशनल ग्रुप बना हुआ इनफॉर्मल है। कर्ट लुइन जो है जी वो हमारी फील्ड फोर्स थ्योरी से जुड़े हुए हैं। कि बेसिकली आपकी जो थ्योरी है वो चेंज से जुड़ी हुई है और उसकी चर्चा आपसे सेपरेटली करेंगे। तो फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बन जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे है, When span of control is wide, coordination and control becomes difficult। यानी कि एक पर्सन के नीचे अगर बहुत सारे लोग जो है काम कर रहे हैं, स्पैन ऑफ कंट्रोल बहुत ज्यादा है, तो इसमें कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल में दिक्कत आ जाएगी क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, एक साथ सभी को कोऑर्डिनेट करना, कंट्रोल करना दिक्कत की बात है। बिल्कुल सही है। इन नैरो स्पैन लेवल्स ऑफ अथॉरिटी रिड्यूसेस। अगर हमारा नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल है तो उसके अंदर आपकी लेवल ऑफ अथॉरिटी है वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो क्या ये सही है? नहीं। अगर आपका नैरो स्पैन है तो मतलब इसके नीचे दो लोग आ रहे हैं, इसके नीचे फिर दो लोग आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है जी? लेवल ऑफ अथॉरिटी आपके बढ़ते जा रहे हैं नैरो स्पैन के अंदर। अगर आपका वाइड स्पैन होता तो केवल यहां पे क्या होता? केवल एक ही लेवल होता, एक ही पर्सन के नीचे ये सभी पर्सन आ रहे हैं। तो लेवल ऑफ अथॉरिटी यहाँ पे कितने काम है? एक दो लेवल ऑफ अथॉरिटी यहाँ पे बनेंगे। बट अगर नैरो स्पैन है तो बहुत सारे लेवल ऑफ अथॉरिटी आपके यहाँ पे बन जाएंगे और इसीलिए हमारा जो रीजन है वो गलत हो जाएगा और आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे बन जाएगा। अगला सवाल है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स असर्शन और रीजन की। असर्शन है क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशंस बिलीव्ड इन द यूज ऑफ अथॉरिटी टू अचीव कोऑर्डिनेशन। तो बिल्कुल सही है, क्लासिकल वाले तो अथॉरिटी को ज्यादा इस्तेमाल करने की बात करते थे। रीजन है क्लासिकल थिंकर्स कंसीडर ऑर्गेनाइजेशन इज एन ओपन सिस्टम। ये गलत है जी। क्लासिकल में तो ऑर्गेनाइजेशन को एज अ क्लोज सिस्टम माना करते थे, ना कि ओपन। और इसलिए ए करेक्ट है और आर इनकरेक्ट है और आंसर ऑप्शन ए यहाँ पे बन जाएगा। अगला सवाल है असर्शन रीजनिंग का। असर्शन है ग्रेपवाइन टेंड्स टू बी मोर इफेक्टिव ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ चेंज, एक्साइटमेंट, एंजाइटी एंड सैगिंग इकोनॉमिक कंडीशंस। तो ग्रेपवाइन आपकी क्या है जी? ग्रेपवाइन आपकी है जी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और कहा जी अगर आपने कोई चेंज वगैरह इंट्रोड्यूस करना है तो ये आपकी ज्यादा एक्टिव हो जाती है क्योंकि लोग अक्सर डिस्कस करते हैं चेंजेस के बारे में अपने ग्रुप्स में और ये आपकी ज्यादा एक्टिव हो जाती है। और साथ ही साथ जो भी इंफॉर्मेशन के गैप्स हमारे रह गए फॉर्मल कम्युनिकेशन में, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, उसे भी ये पूरा कर देती है। और हमें जो भी चीजें इंट्रोड्यूस करनी हो, चेंज इंट्रोड्यूस करना हो, ये सारी चीजें हम आसानी से इंट्रोड्यूस कर पाते हैं। तो असर्शन रीजनिंग दोनों सही है और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे बन जाएगा। अगला सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट द पार्ट ऑफ द स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर इनमें से क्या नहीं आते? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आपका आता है क्या इसके अंदर? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग स्टाफिंग के अंदर बिल्कुल आता है। सिलेक्शन जो है, सॉरी रिक्रूटमेंट जो है वो भी आता है, सिलेक्शन भी आता है, इंडक्शन ओरिएंटेशन भी आता है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट भी आता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल भी आपका आता है यहाँ पे, सेपरेशन आपके इंप्लॉयज छोड़कर चले जाते हैं वो भी आता है। और यहाँ पे ट्रांसफर जो है बेसिकली आपकी ट्रेनिंग डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है ट्रांसफर्स, तो ये भी आपका कहीं ना कहीं स्टाफिंग से ही जुड़ा हुआ है, एचआरएम से ही जुड़ा हुआ है। तो ये सभी कहीं ना कहीं आपके स्टाफिंग के पार्ट है। तो हमसे पूछा जा रहा है नॉट पार्ट ऑफ द स्टाफिंग प्रोसेस और इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। चलिए तो अगले सवाल पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सिमेंटिक बैरियर। तो सिमेंटिक बैरियर की अगर मैं बात करूं, ये अराइज करते हैं ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर अराइजिंग ड्यू टू डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ द वर्ड, अदर सिंबल्स व्हिच आर यूज्ड इन द कम्युनिकेशन। तो सेंडर जो है वो रिसीवर तक अपनी बात पहुंचा रहा है, बट वो जो बात है रिसीवर को समझ में क्यों नहीं आ पा रही? क्योंकि उसने कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, कुछ ऐसे फ्रेजेस, कुछ ऐसे सिंबल्स का इस्तेमाल किया है जो कि रिसीवर को समझ में नहीं आ रहे। तो आपका जो सिमेंटिक बैरियर होगा उसके अंदर क्या आएगा? पुअरली चूजन वर्ड्स एंड फ्रेजेस आने वाले हैं, फॉल्टी ट्रांसलेशन आने वाली है कि आपने रिसीवर को मैसेज भेजा और वो ठीक से उसे ट्रांसलेट नहीं कर पाया, उसे लैंग्वेज ही समझ में नहीं आई और ठीक से ट्रांसलेट नहीं कर पाया। यूज ऑफ सिंबल्स दैट हैव वेरियस मीनिंग्स, आपने ऐसे सिंबल का इस्तेमाल किया जिसे अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता था। तो ये सारे आपके सिमेंटिक बैरियर में आ रहे हैं और इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा जी ऑप्शन नंबर डी, गार्डिंग अगेंस्ट सर्टेन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। ये कोई सिमेंटिक बैरियर आपका नहीं होगा।
अगला सवाल है विच इज नॉट ए सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क सिस्टम। तो अगर मैं सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन की बात करूं तो इसके अंदर हमारे जो सभी स्टेक होल्डर्स हैं वो एक सेंट्रल हब के साथ कनेक्टेड होते हैं जो कि सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। और हमारे पास ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है, आइए देखते हैं कि किसमें सेंट्रलाइज्ड है सिस्टम के किसमें सेंट्रलाइज्ड नहीं है। तो अगर मैं बात करूं हमारे व्हील नेटवर्क की, तो व्हील में आप देख रहे हैं व्हील और स्टार नेटवर्क, यहाँ पे एक हमारा सेंट्रल पॉइंट है, तो ये आपका सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क है। वाई शेप नेटवर्क की बात करूं तो यहाँ पे भी आपका एक सेंट्रल पॉइंट निकल कर आ रहा है। इसके बाद अगर मैं सर्कल नेटवर्क की बात करूं तो सर्कल में कोई सेंटर पॉइंट नहीं है, हमारा सभी जो पार्टीज हैं वो आपस में बराबर बराबर से जुड़ी हुई हैं। चेन के अंदर भी आपका एक सेंट्रल पॉइंट बना हुआ है, तो ये सभी आपके सेंट्रलाइज्ड हैं एक्सेप्ट सर्कल। सर्कल आपका सेंट्रलाइज नहीं है और इसीलिए आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। अगला सवाल है द स्टडी ऑफ जेस्चर्स एंड बॉडी पोस्चर्स फॉर देयर इंपैक्ट ऑन द कम्युनिकेशन इज नोन एज। तो बेसिकली यहाँ पे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात हो रही है। तो अगर मैं काइनेसिक्स की बात करूं तो ये आपके बॉडी लैंग्वेज से जुड़ा है, हेप्टिक्स आपके टच से जुड़ा है, प्रॉक्सिमिक्स आपका डिस्टेंस से जुड़ा है, पैरा लैंग्वेज आपके वोकल स्किल से जुड़ा है, साइन लैंग्वेज और क्रॉनिमिक्स जो है वो हमारे बेसिकली टाइम से जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं इन डिफरेंट टाइप्स की बात करूं तो हम आसानी से मैच कर सकते हैं कि हमारा जो जेस्टर्स और बॉडी पोस्टर से जुड़ा है वो जुड़ा है जी काइनेसिक्स, और इसीलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बन जाएगा। चलिए अगला सवाल हमारे पास है अकॉर्डिंग टू कीथ डेविस व्हिच वन इज नॉट अ बैरियर ऑफ द कम्युनिकेशन। तो इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन का बैरियर नहीं है अकॉर्डिंग टू कीथ डेविस, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू कीथ डेविस तो उन्होंने बात करी कि 3 कम्युनिकेशन के बैरियर्स हैं। पहले है जी आपके पर्सनल बैरियर्स जो आपके ह्यूमन इमोशंस, पुअर लिसनिंग, इससे अराइज होते हैं। फिर है जी फिजिकल बैरियर्स जो कि आपके एनवायरनमेंट के कारण अराइज होते हैं। और फिर आते हैं जी आपके सिमेंटिक या फिर लिंग्विस्टिक बैरियर्स जो कि आपके वर्ड्स या फिर सिंबल्स के मीनिंग ना क्लियर होने के कारण अराइज होते हैं। तो उन्होंने कोई टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स की चर्चा नहीं की और इसलिए आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। अगला सवाल है फॉलोइंग आर दी स्टेप्स ऑफ द मैनेजमेंट कंट्रोल प्रोसेस। आपको इन्हें करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। मैनेजमेंट कंट्रोल के प्रोसेस के स्टेप्स हैं, आपको इन्हें अरेंज करना है। सबसे पहले आप क्या करने वाले, सबसे पहले आप अपने स्टैंडर्ड्स को एस्टेब्लिश करेंगे, ये आपका सबसे पहले आएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। इसके बाद आप जो है कंपेयर करेंगे परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ, और फिर फाइनली आप जो है अपना करेक्टिव एक्शन लेंगे। इसलिए आपका आंसर बनेगा जी 2, 3, 4 और 1 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आपके पास है अलग अलग लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में बात कर रखी है। मोटिवेटिंग थ्रू रिवॉर्ड्स एंड पेनल्टीज, ये करते हैं हमारे ट्रांजैक्शनल लीडर्स। चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन बाय क्रिएटिंग एंड कम्युनिकेटिंग अ विजन, विजन वाले होते हैं हमारे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। और इन्फ्लुएंसिंग बाय पर्सनालिटी एंड चार्म, ये होते हैं आपके करिस्मेटिक लीडर। और मॉडिफाइंग स्टाइल विद रिस्पेक्ट टू रेडीनेस ऑफ द फॉलोअर यानी कि सिचुएशनल लीडरशिप। तो आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बनेगा। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ थ्योरी एक्स। तो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई हमारे पास है, इनमें से कौन सी थ्योरी एक्स की अजम्पशन नहीं होती। एन एवरेज ह्यूमन बीइंग हैज एन इनहेरेंट डिसलाइक ऑफ वर्क एंड विल अवॉइड इट इफ ही कैन, बिल्कुल ठीक है। एवरेज ह्यूमन बीइंग प्रेफर्स टू बी डायरेक्टेड, सीक्स टू अवॉइड रिस्पांसिबिलिटी, हैज अ रिलेटिवली लिटिल एम्बिशन एंड वांट्स सिक्योरिटी अबव ऑल, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। An average human being learns under proper conditions not only to accept responsibility but also to seek it, ये आपकी थ्योरी वाई के अंदर आएगी, थ्योरी एक्स के अंदर नहीं आएगी। Most people must be coerced, controlled, directed and threatened with punishment to get them put forth adequate effort, तो ये भी आपके बिल्कुल ठीक है। और इसीलिए आपका जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी बनेगा कि ये थ्योरी एक्स की आपकी assumption नहीं होती। लीडरशिप प्रोटोटाइप, देखो प्रोटोटाइप का क्या मतलब होता है, आप कुछ बड़ा बना रहे हो तो पहले उसका एक छोटा प्रोटोटाइप, एक छोटा मॉडल बनाते हो ना, तो उसे प्रोटोटाइप बोलते हैं। बड़ी बिल्डिंग का प्रोजेक्ट बनता है तो एक छोटा सा उसका मॉडल भी पहले तैयार करते हैं। तो लीडर का प्रोटोटाइप बना रहे हैं तो एक मॉडल लीडर जो है उसकी इमेज तैयार कर रहे हैं कि एक मॉडल लीडर कैसा होना चाहिए। सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है मैनेजरियल ग्रिड ब्लेक एंड मॉर्टन ने जो प्रोवाइड की है, उसके अंदर जिस मैनेजर के पास हाई कंसिडरेशन होती है प्रोडक्शन की और लिटिल कंसिडरेशन होती है पीपल की, उसे क्या बुलाते हैं। तो अगर आप इस ग्रिड के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे है कंसर्न फॉर पीपल, यहाँ पे है प्रोडक्शन। हमें कह रहे हैं कि लोगों का जो कंसर्न है वो लो है और प्रोडक्शन का कंसर्न हाई है, तो बेसिकली आप यहाँ पे आ रहे हैं 9-1 के अंदर आ रहे हैं, और इसीलिए आंसर ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बनेगा। चलिए अगला सवाल है अकॉर्डिंग टू व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ द मोटिवेशन, आपको बताना है जी विक्टर व्रूम की जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या यहाँ पे ट्रू है।
तो विक्टर ब्रूम की थ्योरी के अकॉर्डिंग आपकी मोटिवेशन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी, यानी कि विल माई एफर्ट लीड टू हाई परफॉर्मेंस, इनटू इंस्ट्रूमेंटेलिटी यानी कि विल परफॉर्मेंस लीड टू आउटकम, इनटू वैलेंस यानी कि डू आई फाइंड द आउटकम्स डिजायरेबल, जो मुझे आउटकम मिलेगा वो मेरे लिए डिजायरेबल है या फिर नहीं है। तो इन तीन चीजों पर डिपेंड करते हैं, इन तीनों चीजों को बेसिकली मल्टीप्लाई हम यहां पे करते हैं तो हमारी मोटिवेशनल फोर्स निकल कर आती है, और इसीलिए आंसर आपका जो है मोस्ट एप्रोप्रिएट यहां पे ऑप्शन बी बनेगा, जो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की बात कर रहा है। अगला सवाल, हमें कुछ लीडरशिप स्टाइल दे रखे और पूछ रहे हैं कि कौन से लीडरशिप स्टाइल जो है हर्से और एंड ब्लैंकार्ड ने अपने मॉडल में एक्सप्लेन किए। तो अगर इनके मॉडल की बात करें तो इसके अंदर आपको बेसिकली 4 लीडरशिप स्टाइल्स देखने को मिलते हैं, टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग और डेलीगेटिंग। तो ये हमने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किए लेक्चर के अंदर। तो टेलिंग, सेलिंग और पार्टिसिपेटिंग और डेलीगेटिंग यानी कि 1, 3, 5 और 6, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका आंसर यहां पे बनेगा। अगला सवाल, हु हैज मॉडिफाइड मैस्लोज हायरार्कियल लेवल्स ऑफ द नीड्स एंड डेवलप्ड ईआरजी मॉडल। ईआरजी मॉडल किसने डेवलप किया? ये आपका डेवलप किया है क्लेटन एल्डर फेरर ने, और इसीलिए आपका आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर डी बनेगा। अगला सवाल, विच इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ द हर्सबर्ग्स हाइजीन फैक्टर्स। तो यहां पे हर्सबर्ग्स हाइजीन फैक्टर्स की बात करें तो ये बेसिकली आपके हाइजीन फैक्टर्स हैं। तो इसके अंदर आपके कौन कौन से आ रहे हैं जी? इसके अंदर आपके यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रिलेशनशिप आपके आ रहे हैं, जॉब सिक्योरिटी जो है वो आ रही है, वर्किंग कंडीशंस जो है वो भी आ रही है, एडवांसमेंट जो है वो बेसिकली आपका जो है आपके मोटिवेटिंग फैक्टर्स या फिर सेटिस्फाइंग फैक्टर्स के अंदर आता है। तो इसीलिए आपका जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। चलिए अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू फीडलर्स कॉन्टिजेंसी मॉडल ऑफ लीडरशिप, फेवरेबलनेस ऑफ द सिचुएशन डिपेंड्स ऑन विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो फीडलर के अगर लीडरशिप स्टाइल की बात करें तो उसके अंदर बेसिकली 3 चीजों को आप कंसीडर करके चलते हैं, लीडर मेंबर रिलेशंस, टास्क स्ट्रक्चर और लीडर पोजीशन पावर। तो इसीलिए आपका जो आंसर है यहाँ पे ए, सी और डी उसके अंदर आएंगे, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका आंसर यहाँ पे बनेगा। अगला सवाल, मोटिवेशन फोर्स और लेवल ऑफ एफर्ट्स इज नॉट इक्वल टू सेटिस्फेक्शन एंड परफॉर्मेंस। तो आपका जो मोटिवेशन फोर्स है या फिर आपके जो लेवल ऑफ एफर्ट्स हैं वो आपकी सेटिस्फेक्शन और परफॉर्मेंस के बराबर नहीं होते। ऐसा किसने कहा था? ऐसा आपके पॉटर लॉलर मॉडल ने कहा था। उन्होंने कहा था कि आपका जो एफर्ट है, आपका जो मोटिवेशन है, इट डज नॉट डायरेक्टली लीड टू परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फेक्शन। आपका जो एफर्ट है वो काफी सारी चीजों पर डिपेंड करेगा और आपकी सेटिस्फेक्शन जो है वो भी काफी सारी चीजों पर डिपेंड करेगी। तो ऐसा पॉटर लॉलर ने कहा था, इसीलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। काकीनाडा एक्सपेरिमेंट ऑन अचीवमेंट मोटिवेशन वाज कंडक्टेड इन। तो काकीनाडा एक्सपेरिमेंट जो हमारे हैं वो मैक्लेलन ने कंडक्ट किए थे। काकीनाडा जो है बेसिकली आपका आंध्र प्रदेश में, तो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे हमारे पास, और इसीलिए आंसर जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला सवाल है, गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेजेस इन गोल सेटिंग थ्योरी। तो गोल सेटिंग थ्योरी के अंदर क्या करेक्ट ऑर्डर होने वाला है स्टेजेस का? तो हमारे पास जो गोल सेटिंग थ्योरी है उसके अंदर सबसे पहले अपने गोल्स को डिफाइन करेंगे, फिर क्या करेंगे, उन गोल्स को हम एक्सेप्ट कर लेंगे और फिर उनको अचीव करने के लिए एफर्ट डालेंगे। एफर्ट डालेंगे तो हमारी अच्छी परफॉर्मेंस निकल कर आएगी, अच्छी परफॉर्मेंस से हमें रिवॉर्ड मिलेगा और हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो ये बेसिकली आपकी करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेजेस है और इसीलिए आंसर ऑप्शन बी यहाँ पे बन जाएगा। अगला सवाल है असर्शन रीजनिंग का। असर्शन है एमबीओ इज इफेक्टिव वे ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द वर्क। तो बिल्कुल सही है। एम्प्लॉइज पार्टिसिपेट इन सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स, तो ये भी बात बिल्कुल आपकी सही है और इसीलिए आपकी ए एंड आर दोनों ट्रू हो जाएंगी। आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बन जाएगा। अगला सवाल है, असर्शन दी गई है द फिजियोलॉजिकल नीड्स आर एसेंशियल फॉर लिविंग बट दे आर डिटरमाइंड बाय द सोशल एनवायरनमेंट। रीजन है these needs may be motivated in backward countries but in a developed country these needs are supposed to be satisfied, hence they may not be considered motivators। तो असर्शन आपकी बिल्कुल सही है कि आपके जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, बेसिक नीड्स है, रोटी कपड़ा मकान की आपके लिए जरूरी हैं और ये जो है आपके सोशल एनवायरनमेंट से भी डिटरमाइन होती हैं। ऐसा क्यों कहा गया?
क्योंकि कई कंट्रीज में तो ये आपकी जो नीड्स है आपके लिए मोटिवेशनल फैक्टर नहीं होंगी, जहां पे एनवायरनमेंट ऐसा है, सोसाइटी जो है वो आपकी डेवलप्ड सोसाइटी है, एडवांस्ड सोसाइटी है, वहां पे रोटी कपड़ा मकान की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, वहां पे ये मोटिवेटर नहीं होने वाले। बट अगर आप किसी बैकवर्ड कंट्री की बात करें तो वहां पे ये भी आपके लिए मोटिवेटर होने वाले हैं। तो असर्शन और रीजनिंग सही है और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी करता है, तो इसलिए आंसर जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बनेगा। अगला सवाल है, इन रेडिन्स ट्राई डायमेंशनल ग्रिड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेस इफेक्टिव स्टाइल ऑफ द लीडरशिप। तो रेडिन की ट्राई डायमेंशनल ग्रिड के अंदर आप देख सकते हैं इफेक्टिव स्टाइल्स ये वाले हैं जी, बेसिक ये हैं और लेस इफेक्टिव ये हैं। तो डेवलपर, एग्जीक्यूटिव, ब्यूरोक्रेट आपके इफेक्टिव हैं और मिशनरी जो है वो आपका लेस इफेक्टिव के अंदर आ रहा है, और इसलिए आंसर आपका ऑप्शन बी मिशनरी यहां पे बन जाएगा। अगला सवाल, विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द बास थ्योरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। तो बास थ्योरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में हमारे पास आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस, इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, इंडिविजुअलाइज्ड कंसीडरेशन और इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन ये फैक्टर्स निकल कर आते हैं। टीम कंसीडरेशन हमारे पास कोई फैक्टर नहीं होता, तो आंसर आपका यहां पे ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। A well-motivated individual tends to experience a low degree of the morale। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या करेक्ट होगी? नहीं करेक्ट होगी, क्योंकि जनरली अगर आपका मोटिवेशन लेवल हाई है तो जनरली आपका डिग्री ऑफ मोरल भी हाई रहता है, तो लो कहना यहाँ पे गलत हो जाएगा। ग्रुप कैरेक्टराइज्ड बाय अ हाई स्टेट ऑफ मोरल मे और मे नॉट हैव अ हाई डिग्री ऑफ मोटिवेशन टू परफॉर्म। तो बिल्कुल अगर मोरल हाई है तो जरूरी नहीं है कि आपकी मोटिवेशन भी हाई ही होगी, हाई हो भी सकती है और हो सकता है किसी केस में हाई ना भी हो। तो बी तो आपकी सही है। मोरल कैन ऑलवेज बी बिल्ट बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पेनल्टीज। तो मोरल जो है वो बेसिकली आप रिवॉर्ड्स और पेनल्टी से बिल्ड नहीं कर सकते। मोटिवेशन जो है वो रिवॉर्ड और पेनल्टी से बिल्ड कर सकते हो, बट मोरल को आप ऐसे बिल्ड नहीं कर सकते, तो ये भी गलत हो जाएगी। Organization in general devote more direct attention towards the motivational aspect and than the aspects of the morale। तो बिल्कुल मोटिवेशन हमारे लिए एक प्राइमरी कंसर्न है और मोरल जो है एक सेकेंडरी कंसर्न है, तो ये भी आपके लिए सही हो जाएगी। सो आंसर इज गोइंग टू बी बी एंड डी आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका आंसर यहाँ पे बनेगा। तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है, हु propounded द फोर्स फील्ड थ्योरी ऑफ द चेंज प्रोसेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारी जो फोर्स फील्ड थ्योरी है चेंज प्रोसेस से जुड़ी हुई है, वो हमें कर्ट लुईन ने प्रेजेंट करी है, जिसके अंदर वो फोर्सेस फॉर चेंज और फोर्सेस रेजिस्टिंग चेंज की बात करते हैं। तो आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 होने वाला है। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, हमें करेक्ट कोड चूज करना है जो हमें स्टेटमेंट्स दी हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में। फर्स्ट स्टेटमेंट है, टी ग्रुप एंड सेंसिटिविटी ट्रेनिंग आर नॉट द सेम। तो टी ग्रुप और सेंसिटिविटी ट्रेनिंग जो है वो बिल्कुल एक ही होते हैं, तो पहली स्टेटमेंट तो सीधी गलत हो गई। टी ग्रुप पार्टिसिपेंट्स बिलोंग टू अ डाइवर्स ग्रुप्स एंड मे नॉट बी फेमिलियर विद ईच अदर। तो आपके जो टी ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स हैं वो अलग अलग ग्रुप से निकल कर आते हैं और हो सकता है एक दूसरे को ना जानते हो और हो सकता है कि एक दूसरे को जानते हो। तो ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लोग होंगे, वो इस टी ग्रुप का पार्ट बनेंगे और पता चलेगा कि कैसे एक दूसरे के प्रति हमें बिहेव करना चाहिए, हम सेंसिटिव हो जाएंगे एक दूसरे के प्रति। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपकी सही है। थर्ड स्टेटमेंट है, टी ग्रुप ट्रेनिंग सेशंस आर वेल स्ट्रक्चर्ड। तो टी ग्रुप के जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं ना वो बेसिकली आपके अनऑर्गेनाइज्ड मीटिंग्स होते हैं, तो इसीलिए स्ट्रक्चर्ड नहीं होंगे, इसीलिए आपका आंसर बनेगा ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल है, आपको दो लिस्ट की मैचिंग करनी है। लिस्ट 1 में आपके पास है सोर्सेस ऑफ रेजिस्टेंस टू ऑर्गेनाइजेशन चेंज और लिस्ट 2 में आपके पास है जी कोपिंग मैकेनिज्म्स। तो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उसके प्रति जो रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रही है उससे आप कैसे कोप कर सकते हैं। सबसे पहला सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस है परसीव्ड पेरिफेरलिटी ऑफ द चेंज। तो हमारे इंडिविजुअल को लगता है कि जो चेंज आएगा वो उसकी वजह से बॉर्डर पे चला जाएगा, पेरीफेरी पे चला जाएगा। तो अभी तो उसे लगता है कि मैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सेंट्रल पोजीशन पे हूँ, सेंट्रल रोल प्ले कर रहा हूँ, बट चेंज आने के बाद जो है मेरा रोल सेंट्रल नहीं रहेगा, मैं बॉर्डर लाइन पे चला जाऊंगा, मैं मेन एरिया में नहीं रहूंगा। अगर उसे ऐसा लगता है तो फिर आप उसे कैसे कोप करेंगे? अगर आप उसे पार्टिसिपेटेड फील कराएं तो आप उससे जो है कोप अप करवा सकते हैं। तो सेकंड या थर्ड में से आपकी मैचिंग यहाँ पे होनी चाहिए। फिलहाल आगे चलते हैं। फियर ऑफ लॉस ऑफ पावर, अगर इंडिविजुअल को लगता है कि उसकी जो पावर है वो यहाँ पे चली जाएगी तो हम क्या करेंगे, उसका जो रोल है उसे रीडिफाइन करेंगे, रीओरिएंट करेंगे ताकि उसकी जो पावर है वो बनी रहे। फियर ऑफ ऑब्सोलेसेंस, उसे लगता है कि मेरे स्किल्स ऑब्सोलीट हो जाएंगे तो उसके स्किल्स को डेवलप करा देंगे, तो ये आपका 4 से मैच हो जाएगा।
फिर है फियर ऑफ इम्पोजिशन, उसे लगता है कि मेरे ऊपर जो चेंज है वो इम्पोज कर दिया जाएगा, तो उसे पार्टिसिपेट कराएंगे, इन्वॉल्व करवाएंगे, फिर जो है हम उसे चेंज को कोप करवा सकते हैं। तो इसका भी आपकी जो सेकंड या थर्ड में से मैचिंग होनी चाहिए। तो आपको अगर हम बी को 1 से मैच करें और सी को 4 से मैच करें, तो आपका यहाँ पे जो आंसर है, बी को 1 से मैच करें और सी को 4 से मैच करें, तो आपका आंसर यहाँ पे बी और सी में से निकल कर आएगा। और तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ए और डी को भी मैच करना पड़ेगा। देखो फियर ऑफ इम्पोजिशन कह रहा है कि हमारे ऊपर चेंज जो है वो इम्पोज कर दिया जाएगा, हमें उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। तो इसको आप मैच करिए पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट से। तो ये आपका डी जो है सेकंड से मैच हो जाएगा और ए जो है फिर वो आपका 3 से मैच हो जाएगा और आंसर ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बन जाएगा। अगला सवाल है, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल चेंज इज increased motivation, greater innovation, solving intergroup problems, changes in an organization's level of adaptation to its environment। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज इसीलिए करते हैं क्योंकि जो बाहर का एनवायरनमेंट है उसके प्रति हम अपने आप को ज्यादा अच्छे तरीके से अडेप्ट कर पाए। तो आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी बनेगा। अगला सवाल है जी, आपको डिफरेंट फेजेस दिए हैं ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के, आपको उन्हें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहला स्टेज आपका क्या होने वाला है, यहाँ पे आपका सबसे पहला स्टेज होगा ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री लेना। सबसे पहले जो है आप क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटर करेंगे। आप ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में एंटर कीजिए। फिर आप ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं आप उनको आइडेंटिफाई करना शुरू कीजिए कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स को कैसे डील कर सकते हैं, और उसको डील करने के लिए आप जो है स्पेसिफिक इंटरवेंशंस जो है इंट्रोड्यूस कीजिए। अब उन इंटरवेंशंस को आपको सक्सेसफुल बनाना है तो आपको कोलैबोरेटिव कल्चर जो है वो बिल्ड अपॉन करना पड़ेगा, जिसमें सब लोग मिलकर काम करें, एक दूसरे के साथ काम करें, और साथ ही साथ आपको जो है इंटरनल रिसोर्सेज को भी डेवलप करना पड़ेगा अगर आप अपने इंटरवेंशन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो। अपने लोगों को डेवलप करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज को डेवलप करना पड़ेगा ताकि आपके जो इंटरवेंशन है वो सक्सेसफुल हो जाए। तो ये स्टेजेस जो हैं आपके रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के, और इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो बन जाएगा। अगला सवाल है, एज पर ल्यूइन्स 3 स्टेप चेंज मॉडल, changing to overcome the pressures of both individual resistance and group conformity is termed as। तो अगर हम ल्यूइन्स 3 स्टेप चेंज मॉडल की बात करें तो उसमें 3 स्टेजेस हैं, अनफ्रीज, चेंज एंड रीफ्रीज। तो इनिशियली आप चेंज लेकर आना चाहते हैं तो आपको इंडिविजुअल रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी, ग्रुप जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा रहेगा, एक दूसरे के साथ कंफर्म करेगा। आपको इन चीजों को ओवरकम करना है तो आपको प्रेजेंट सिचुएशन जो है, स्टेटस क्वो जो है, उसको अनफ्रीज करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी का बनेगा। अगला सवाल है, ऑक्टापैक स्टैंड्स फॉर। तो ऑक्टापैक हमारे पास बेसिकली क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में जानने का एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। इसके अंदर 8 डायमेंशंस आती हैं, ओपननेस, कन्फ्रंट्रेशन, ट्रस्ट, ऑथेंटिसिटी, प्रोएक्शन, ऑटोनॉमी, कोलैबोरेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा क्योंकि इसके अंदर ही ये सारी डायमेंशंस जो हैं वो कवर अप हो रही हैं। अगला सवाल है, फॉलोइंग आर द इवेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, customer orientation and employee policies, quality orientation, directing and motivating styles, decision making, products and services and responsibilities to society, reaction to competitors and gratitude towards nation, role ambiguities, trade union and policies। हमें जो है करेक्ट सीक्वेंस बतानी है above events की। तो बेसिकली यहाँ सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, बट आप जो है ऑप्शंस देखेंगे तो उसमें आपको इन 5 में से हर में 4 ऑप्शंस जो है वो दे रखी हैं और आपको इन 5 में से 4 को ही चूज करना है। तो मुझे लगता है यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में आपको किन सब चीजों से पता चल जाएगा, ऐसा जनरली वो पूछने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी कस्टमर को लेकर कैसे आपकी ओरिएंटेशन है उसके बारे में कैसे सोचते हैं, एम्प्लॉय के बारे में कैसे पॉलिसीज हैं, क्वालिटी के बारे में कैसे सोचते हैं, कैसे एम्प्लॉयज को लीड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, कैसे आप डिसीजन लेते हैं, सोसाइटी के प्रति क्या अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप समझते हैं, कॉम्पिटिटर्स के प्रति कैसा आपका रिएक्शन होता है, और क्या नेशन के प्रति आप ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं, क्या थैंकफुल होते हैं अपने नेशन के प्रति। तो इन सब चीजों से आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में काफी सारी चीजें पता लगती हैं। अगर रोल में एम्बिग्यूटी है, क्लैरिटी नहीं है, तो फिर आपको ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में ज्यादा क्लैरिटी कैसे मिल पाएगी। तो ई को जो है हम यहाँ पे एक्सक्लूड कर देंगे और आंसर हमारा ऑप्शन 4 होगा, ए, बी, सी एंड डी। अगला सवाल, असर्शन रीजनिंग। असर्शन दिया है, फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट इज अ टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट। रीजन है, पॉलिटिक्स इज अ काइंड ऑफ इमर्जेंट कॉन्फ्लिक्ट। तो बेसिकली ये इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स है जो दे रखी हैं और हमें बताना है कि दोनों सही है या फिर एक सही है या फिर दोनों गलत है।
तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अगर उनके अंदर इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, देखो कोई इंस्टीट्यूशन बना होता है तो प्रॉपर वेल रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशन होता है, उसके प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट्स अगर ऐसी सिचुएशन में हो रहे हैं जहां पे आपके जो सर्कमस्टांसेस हैं, आपकी जो कंडीशंस हैं, वो प्रॉपर रेगुलेटेड हैं, उनके प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं, प्रॉपर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप है, तो उस केस को हम इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट बोलेंगे। जैसे यूनियन और मैनेजमेंट का कॉन्फ्लिक्ट, ट्रेड यूनियन और मैनेजमेंट के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इस कैटेगरी में आएगा। ये प्रॉपर इंस्टीट्यूशनलाइज कॉन्फ्लिक्ट है, इसके लिए प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं, हमारे पास इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से जुड़े हुए लॉ बने हुए हैं, तो ये एक इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट बनेगा। अगर इमर्जेंट कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो बेसिकली ये वो कॉन्फ्लिक्ट है जो कि इमर्ज हो रहा है, छोटी छोटी चीजों की वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इमर्ज हो रहा है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, स्ट्रगल चल रही है पावर को लेकर कि कौन ज्यादा पावर एक्वायर करेगा। तो ये एक डायनामिक कॉन्फ्लिक्ट है जो कि धीरे धीरे इवॉल्व कर रहा है अलग अलग चीजों की वजह से। हमारी सोसाइटी के अंदर डिवीजन है मटीरियलिटी की, कुछ लोग अमीर हैं कुछ गरीब हैं, कल्चरल डिवीजन है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से हमारे पास स्ट्रगल फॉर पावर चलती है, कौन ज्यादा पावर एक्वायर करेगा, और यही हमारी पॉलिटिक्स होती है। तो पॉलिटिक्स इज अ काइंड ऑफ इमर्जेंट कॉन्फ्लिक्ट। तो दोनों स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पे सही हैं और आंसर ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बनेगा। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैकेनिज्म ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस मैनेज करने का कौन सा मैकेनिज्म नहीं है। देखो कॉग्निटिव थेरेपी एक मैकेनिज्म है, जॉब को एनरिच कर दें तो कुछ हद तक लोगों का स्ट्रेस कम हो सकता है जो कि वो जॉब परफॉर्म कर रहे हैं। नेटवर्किंग से आप लोगों से नेटवर्क करें, इंटरेक्ट करें, उससे भी स्ट्रेस कम होगा। रस्ट आउट आपका जो है वो एक स्ट्रेस मैनेजमेंट का मैकेनिज्म नहीं है, तो इसीलिए आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। रस्ट आउट का बेसिकली क्या मतलब होता है कि आप अपनी जॉब से बहुत परेशान हो जाते हैं जिसकी वजह से आप जो है डल हो जाते हैं, डिसइंटरेस्टेड हो जाते हैं, आपका काम में बिल्कुल मन नहीं लगता। सो दिस इज रेफर्ड टू एज रस्ट आउट। अगला सवाल है, व्हेन एन इंडिविजुअल इज मोटिवेटेड टू अप्रोच टू और मोर पॉजिटिव बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव गोल्स, ही इज फेसिंग व्हिच वन टाइप ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्लिक्ट। तो आपके पास दो पॉजिटिव गोल्स हैं, आपको उनमें से एक चूज करना है, तो ये कौन सा कॉन्फ्लिक्ट है। ये बेसिकली आपका अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट है। जैसे आपको दो जॉब्स मिल रही हैं, दोनों बहुत ही बढ़िया हैं, आपको दोनों में से एक चूज करनी है, दिस बिकम्स अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। अगला सवाल है, द कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस यूजुअली हैज। तो कॉन्फ्लिक्ट की जो प्रोसेस होती है हमारी, उसके अंदर हमारे पास जो है हमें 5 स्टेजेस जर्नली देखने को मिलती हैं। सबसे पहले पोटेंशियल ऑपोजिशन, इसमें एंटीसीडेंट कंडीशंस अराइज हो जाती हैं। सेकंड स्टेज है कॉग्निशन एंड पर्सनलाइजेशन, इसमें परसीव्ड और फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलते हैं। फिर आती है आपकी इंटेंशंस, और फिर आता है आपका ओपन बिहेवियर, और फिर आपको देखने को मिलते हैं उसके आउटकम्स। तो इसीलिए आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी 5 स्टेजेस होने वाला है। चलिए अगला सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द परसेप्शनल प्रोसेस इन द सीक्वेंशियल ऑर्डर। तो हमें अलग अलग स्टेप्स गिवन है परसेप्शन के प्रोसेस में, हमें इन्हें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्डर बनने वाला है उसमें सबसे पहले हमारे पास आएगा एक्सपोजर, यानी कि सबसे पहले हम किसी चीज के प्रति क्या हो जाएंगे, एक्सपोज्ड हो जाएंगे। जैसे आप जो है मैकडोनल्ड्स विजिट कर रहे हैं, तो वहां पे आप जो है वहां के एनवायरनमेंट के प्रति एक्सपोज हो जाएंगे, और आपकी अटेंशन जो है अलग अलग चीजों की तरफ जाएगी। फिर आप उन चीजों को इंटरप्रेट करेंगे, अपने दिमाग में कैलकुलेशन लगाएंगे, आप देखेंगे कि क्या चीज मुझे ऑर्डर करनी चाहिए, क्या नहीं ऑर्डर करनी चाहिए, और फिर वो जो चीज है आपकी मेमोरी में परमानेंट जो है वो सेट हो जाएगी। आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वहां के, वो आपकी मेमोरी में परमानेंट सेट हो जाएंगे। तो आप इनिशियली एक्सपोज्ड होते हैं, फिर उसकी तरफ आपकी अटेंशन जाती है, फिर आप चीजों को इंटरप्रेट करना शुरू करते हैं, और फिर वो आपकी मेमोरी में सेट हो जाती हैं, और यही है परसेप्शन का प्रोसेस। तो आंसर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन सी होने वाला है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, इन द बिग 5 पर्सनालिटी फैक्टर्स widely accepted personality traits are mentioned, the trait of being dependable, organized, confirming and persevering on tasks is called। तो हमारे पास बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स में 5 ट्रेट्स के बारे में बताया गया, ओपननेस, कंसाइटियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस और न्यूरोटिसिज्म। तो हमारे पास द ट्रेट ऑफ बीइंग डिपेंडेबल, ऑर्गेनाइज्ड, कंफर्मिंग एंड प्रिजर्विंग जो है वो हमारे पास जो है कॉन्सेंटियसनेस में आता है, तो इसीलिए हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बनने वाला है। अगला सवाल है, a relatively stable set of characteristics that influence an individual's behavior is known as। तो बोला गया जी स्टेबल सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे इंडिविजुअल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने वाले, तो वो हमारे पास होने वाले हैं जी पर्सनालिटी के अंदर। तो इसीलिए आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी पर्सनालिटी बनने वाला है। अगला सवाल, हमारे पास अलग अलग पर्सनालिटीज के बारे में कुछ बातें कही, हमें बताना है कि कौन सी बातें यहाँ पे सही हैं। तो मायर्स ब्रिग्स टाइप पर्सनालिटी टेस्ट के अंदर हमारे पास जो है ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज निकल कर आती हैं।
तो हमारे पास सेंसेशन थिंकिंग पर्सनालिटी जो है वो एनालिटिकल होंगे, फोकस टुवर्ड्स द प्रेजेंट होते हैं। इंट्यूशन थिंकिंग पर्सनालिटी जो है फ्यूचरिस्टिक, इमेजिनेटिव और क्रिएटिव होते हैं। सेंसेशन फीलिंग पर्सनालिटी जो है दे आर कीन ऑन ऑब्जर्वेशन, मेथोडॉटिकल एंड हैव अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। इंट्यूशन फीलिंग वाले पीपल ओरिएंटेड होते हैं, पर्सनल चार्म और एंथुसियाज्म उनके अंदर दिखने को मिलता है। तो सेंसेशन थिंकिंग पर्सनालिटीज के बारे में ये कह रहे हैं इमोशनल एंड फोकस टुवर्ड्स द पास्ट, तो ये गलत हो जाएगी। इंट्यूशन थिंकिंग के बारे में ये कह रहे हैं कि दे आर फ्यूचरिस्टिक एंड क्रिएटिव, तो ये सही हो जाएगी। सेंसेशन फीलिंग के बारे में कह रहे हैं अनकीन ऑब्जर्वर्स होते हैं और नॉन मैथोडोलॉजिकल हैं और प्रॉब्लम क्रिएटर्स हैं, तो ये आपकी गलत हो जाएगी। इंट्यूशन फीलिंग पर्सनालिटीज पीपल ओरिएंटेड, पर्सनल चार्म और एंथुसियाज्म, ये आपकी सही हो जाएगी। तो इसीलिए आंसर आपका यहां पे बनेगा ऑप्शन ए, ओनली बी एंड डी आर करेक्ट। अगला सवाल है द टेक्निक ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस वाज डेवलप्ड बाय। तो बहुत सीधा सवाल है कि ट्रांजैक्शन एनालिसिस की जो टेक्निक है उसे एरिक बर्न ने डेवलप किया था। तो आंसर हमारा सीधा सीधा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। अगला सवाल आपको करेक्ट कोड चूज करना है। दो स्टेटमेंट्स आपको गिवन है। एटीट्यूड डेवलप्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो बिल्कुल सही है, एटीट्यूड एकदम से नहीं आता, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होता है। Attitudes are specific whereas the values form a broader and more encompassing concept। तो एटीट्यूड जो है आपके स्पेसिफिक होते हैं किसी चीज के प्रति, किसी पर्सन, किसी ऑब्जेक्ट के प्रति, बट वैल्यूज जो है आपकी जनरली ब्रॉडर होती हैं। तो दोनों स्टेटमेंट्स आपकी सही हैं और आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी का। अगला सवाल है द रिंगल मैन इफेक्ट डिस्क्राइब्स। तो रिंगल मैन इफेक्ट जो है वो किसे डिस्क्राइब करता है? टेंडेंसी ऑफ ग्रुप्स टू मेक रिस्की डिसीजंस, सोशल लॉफिंग, सोशल फैसिलिटेशन, द सेटिस्फेक्शन ऑफ मेंबर्स सोशल नीड्स। तो अगर रिंगल मैन इफेक्ट की बात करें तो बेसिकली ये टेंडेंसी है कि हमारे जो इंडिविजुअल मेंबर्स है किसी भी ग्रुप के, वो लेस प्रोडक्टिव हो जाते हैं जैसे ही ग्रुप का साइज आपका बढ़ना शुरू हो जाता है। तो एक ग्रुप में अगर काफी सारे लोग हो जाएंगे तो एक इंडिविजुअल मेंबर की जो एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी है, वो यहाँ पे कम हो जाएगी। और इसे जो है सोशल लॉफिंग के कंसेप्ट से भी रिलेट किया जाता है। सोशल लॉफिंग इज अ फेनोमेना कि आपका जो पर्सन है वो लेस एफर्ट एक्सर्ट करेगा अपने ग्रुप के गोल को अचीव करने के लिए जब वो ग्रुप के अंदर काम कर रहा है। अगर वो अकेला काम कर रहा होता तो वो ज्यादा एफर्ट जो है वो एक्सर्ट करता। जब आप ग्रुप के काम में लगे होते हो तो आपको डायरेक्टली नहीं पता लगता कि ग्रुप का गोल आपसे कैसे जुड़ा हुआ है, ग्रुप का गोल अचीव करने पे आपको डायरेक्ट क्या इंसेंटिव मिलेगा। अगर आप अपने गोल के लिए काम कर रहे हो तो आपको डायरेक्टली पता होता है कि क्या गोल है और उससे क्या आपको इंसेंटिव मिलेगा, तो इसीलिए आपकी प्रोडक्टिविटी वगैरह यहाँ पे ज्यादा रहती है। सो दिस इज सोशल लॉफिंग और आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बनेगा। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स लीड टू ग्रुप कोहेसिवनेस? एग्रीमेंट ऑन ग्रुप गोल्स, हाई इंट्रा ग्रुप कंपटीशन, फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन ऑफ मेंबर्स, पर्सनल अट्रैक्टिवनेस। तो ग्रुप कोहेसिवनेस का क्या मतलब होता है कि हमारे जो मेंबर्स है किसी ग्रुप के वो आपस में कितने क्लोज हैं। तो यहाँ पे अगर वो मेंबर्स के बीच में एग्रीमेंट है ग्रुप के गोल्स को लेकर, फ्रीक्वेंटली एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, या फिर एक दूसरे के प्रति वो अट्रैक्टेड है, तो इस केस में हमारा जो ग्रुप है ज्यादा क्लोज होने वाला है। अगर मेंबर्स के बीच में आपस में कंपटीशन है, इंट्रा ग्रुप कंपटीशन है, एक दूसरे के साथ कंपीट कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे हमारे जो ग्रुप की क्लोजनेस है वो कम हो जाएगी। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ए, सी एंड डी। अगला सवाल है द ग्रुप फॉर्मेशन थ्योरी एक्सप्लेनिंग एफिलिएशन बेस्ड ऑन स्पेशल प्रॉक्सिमिटी इज कॉल्ड। तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सी ग्रुप फॉर्मेशन थ्योरी कहती है कि आप एक दूसरे से एफिलिएट हो जाएंगे जब उसके आप आसपास ही रहेंगे, यानी कि स्पेस का डिस्टेंस ज्यादा नहीं होगा। तो ये कहती है हमारी प्रोपिंक्यूटी थ्योरी। तो प्रोपिंक्यूटी थ्योरी क्या कहती है? इट एक्सप्लेन्स दैट प्रॉक्सिमिटी ऑफ द पीपल एट द वर्क प्लेस, प्रॉक्सिमिटी मतलब नियरनेस ऑफ द पीपल एट द वर्क प्लेस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ द ग्रुप्स। तो आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल हमारे पास है द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव द फॉलोइंग डिस्टिंक्ट फीचर्स। तो मैनेजमेंट जो है उसके प्रिंसिपल्स जो हैं उनके कौन से डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं वो आपको पहचानने हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, यूनिवर्सल एप्लीकेशन, प्रिंसिपल्स आर रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट, बेस्ड ऑन सिचुएशन। तो प्यारे दोस्तों, हमारी जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, आप जानते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट भी है, एक साइंस भी है, और इसके जो प्रिंसिपल्स हैं उसके अंदर हमें वो रिजिडिटी देखने को नहीं मिलती है। इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, प्रिंसिपल्स आपके रिलेटिव होते हैं, सिचुएशन पे डिपेंडेंट होते हैं, हाँ इनकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन भी होती है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4, ए, बी, सी एंड डी।
चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। बेसिकली हमारी जो स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट है, आपको उन्हें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये 5 स्टेजेस दे रखी हैं, और ये 5 स्टेजेस माय डियर फ्रेंड्स अगर आप इन्हें रीड करेंगे तो इवेंचुअली आपकी जो 5 स्टेजेस होती हैं ग्रुप की, कौन सी होती हैं? फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग और एडजॉर्निंग, उससे मैच कर जाएंगी। सबसे पहला होता है ग्रुप की फॉर्मेशन। तब ग्रुप जब फॉर्म होता है तो उस समय जो मेंबर्स होते हैं वो ईगर होते हैं, एंग्शियस होते हैं, उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है और वो उस ग्रुप का पार्ट बन जाते हैं। तो ये पहला वाला जो पॉइंट है फॉर्मिंग से जुड़ा हुआ, दैट इज गोइंग टू बी अंडर ऑप्शन नंबर एफ, कि मेंबर मॉडरेटली ईगर होते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, एंग्शियस भी होते हैं और जानना चाहते हैं कि बाकी मेंबर्स कौन है जो कि इस ग्रुप का पार्ट बने हुए हैं। इसके बाद हमारे पास जो स्टेज आएगा वो आएगा स्टॉर्मिंग वाला। तो स्टॉर्मिंग के अंदर हमारे पास कुछ कन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं, और इसीलिए यहाँ पे हमें जो नेक्स्ट पॉइंट बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी वाला। तो स्टॉर्मिंग के अंदर कन्फ्लिक्ट्स भी अराइज हो जाते हैं क्योंकि जो मेंबर्स के ओपिनियन होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। इसके बाद आ गई जी नॉर्मिंग। अब कन्फ्लिक्ट्स वगैरह रिजॉल्व करने के बाद हम यहाँ पे बना लेते हैं कुछ ग्रुप के नॉर्म्स, तय कर लेते हैं कि किस मेंबर का क्या रोल रहने वाला है, इसका ग्रुप का पर्पस क्या रहने वाला है, ये सारी चीजों से रिलेटेड नॉर्म्स हम तैयार कर लेते हैं, और ये हमें देखने को मिल रहा है पॉइंट नंबर ए में। ठीक है जी, तो ये नॉर्मिंग हो गया। इसके बाद क्या होगा जी? इसके बाद ग्रुप परफॉर्म करेगा, अपना काम करेगा, जो भी उसका टास्क है उसे अचीव करेगा। तो मेंबर्स टास्क ओरिएंटेड रहते हैं और ग्रुप में यूनिटी रहती है। और लास्ट स्टेज होता है एडजर्निंग, कि ग्रुप का काम पूरा हो गया, अब ग्रुप को बंद करने का समय आ गया। जिन्होंने अच्छा काम किया उनको रिकॉग्नाइज भी किया जाएगा उनके पार्टिसिपेशन और अचीवमेंट के लिए। तो सबसे लास्ट में जो हमारे पास आएगा वो पॉइंट नंबर बी आएगा, और ये जो करेक्ट ऑर्डर है ये हमें देखने को मिल रहा है पॉइंट नंबर, किस में देखने को मिल रहा है? पॉइंट नंबर 3 में देखने को मिल रहा है। सो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है मैच द फॉलोइंग का। दो लिस्ट हमें दे रखी है, लिस्ट 1 में हमारे पास है पर्सनैलिटी डायमेंशंस और लिस्ट 2 में हमारे पास है इंडिविजुअल ट्रेड्स। तो इन पर्सनैलिटी डायमेंशंस को इन ट्रेड से मैच करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है एक्सट्रोवर्जन। तो आपके पास इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, आप जानते होंगे ऐसे लोगों को। और एक्सट्रोवर्ट जो होंगे वो आपके टॉकेटिव, असर्टिव, सोशलेबल और आउटगोइंग होने वाले हैं। तो ये आप सीधा सीधा पॉइंट नंबर 2 से मैच कर लेंगे। इसके बाद है जी कॉन्सेंटियसनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी और ओपननेस टू एक्सपीरियंस। अगर आप कॉन्सेंटियसनेस को मैच कर लेते हैं, ये बेसिकली ऐसे लोग होते हैं जो कि हार्ड वर्किंग, ऑर्गेनाइज, डिपेंडेबल लोग होते हैं, तो ये आपका 4 से मैच हो जाएगा। अगर नहीं भी कर पा रहे तो आप आगे आ जाइए इमोशनल स्टेबिलिटी पे। तो स्टेबिलिटी है तो वो लोग काम होंगे, हैप्पी होंगे, सिक्योर होंगे। ओपननेस टू एक्सपीरियंस यानी कि वो लोग क्यूरियस हैं, क्रिएटिव हैं, नई चीजों को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, इमेजिनेटिव हैं, और ये आपका 3 से मैच हो जाएगा। और करेक्ट मैचिंग आपकी ऑप्शन नंबर 2 के अंदर बन जाएगी। तो ये आपकी पर्सनैलिटी डायमेंशंस है जिनको ओशन एक्रोनिम से भी डिनोट किया जाता है, तो उनको यहां पे आपसे पूछा जा रहा है। अगला सवाल है जी, फंक्शंस ऑफ लोअर मैनेजमेंट आर। तो लोअर मैनेजमेंट के फंक्शंस आपको यहां पे बताने हैं। Executing plans in accordance with the policies and directives of the top management, maintaining discipline among the workers, selecting suitable operative and supervisory personnel, providing training to the workers, maintaining good human relations। तो आपको लोअर मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं वो यहां पे पहचानने हैं। तो देखो लोअर मैनेजमेंट क्या काम करने वाली है। लोअर मैनेजमेंट डायरेक्टली आपके वर्कर से जुड़ी होगी, तो उनका जो डिसिप्लिन है उसकी जिम्मेदारी होगी, उनकी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी इसके पास होने वाली है। तो बी और डी तो इसके अंदर आने ही वाला है, और बी और डी वैसे हमें ऑप्शन नंबर 3 में ही देखने को मिल रहा है। जो पॉइंट नंबर 1 है टॉप मैनेजमेंट की पॉलिसीज और डायरेक्टिव्स को एग्जीक्यूट करना, ये मिडिल मैनेजमेंट का काम होने वाला है। ठीक है जी। और यहाँ पे हमारे पास और जो चीजें थी, अच्छे ह्यूमन रिलेशन मेंटेन करना, ये तो सभी को करने पड़ेंगे, लोअर लेवल को भी करने ही पड़ेंगे, तो जनरल सी बात है। सेलेक्टिंग सुटेबल ऑपरेटिव एंड सुपरवाइजरी पर्सनल, तो ये काम हमारा मिडिल मैनेजमेंट की डोमेन में ही आता है। तो बी, डी एंड ई, दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन केस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो अगर आपको अपनी अथॉरिटी को किसी को डेलीगेट करना है तो उस रिस्पेक्ट में कौन सी बातें यहां पे सही है? इट स्लोज डाउन डिसीजन मेकिंग। तो आप जो है सारा काम अगर खुद करते हैं, सारे डिसीजन खुद लेते हैं, तो आपको टाइम ज्यादा लगता है। आप कुछ डिसीजन लेने की पावर अपने सबॉर्डिनेट को दे देते हैं, आप अथॉरिटी को डेलीगेट कर देते हैं, तो आपका यहाँ पे टाइम बचेगा। आप जो मेन डिसीजन है उस पर फोकस कर सकते हैं। तो डिसीजन यहाँ पे जल्दी लिए जाएंगे, स्लो डाउन तो यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। तो ए को तो काट दीजिए, और अगर मैं ए को काटता हूं तो मेरे 1 और 2 वैसे ही कट जाते हैं।
इट लीड्स टू बेटर डिसीजन, हाँ बेटर डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि हम केवल अपने कोर चीज पे ही फोकस करेंगे। इट रिलीव्स द मैनेजर ऑफ हिज हैवी वर्कलोड, तो हाँ हमारे पास काफी सारे काम थे, काफी सारी चीजें डिसाइड करनी थी, हमने कुछ चीजें नीचे डेलीगेट कर दी, तो वर्कलोड कम हो गया। इट हेल्प्स क्रिएट एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है ये तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलेगा, तो इनफॉर्मल से तो इसका कोई लेना देना नहीं होगा, इसे काट देते हैं। इट हेल्प्स ट्रेन सबॉर्डिनेट्स, तो आपके जो सबॉर्डिनेट्स है वो भी डिसीजन वगैरह लेंगे तो उनको भी ट्रेनिंग मिलेगी कि कैसे फ्यूचर में डिसीजन लेने हैं, तो ये चीज यहाँ पे सही हो जाएगी। तो हमारे पास बी, सी और ई जो है यहाँ पे सही हो जाएंगे, और करेक्ट आंसर आसानी से आप ऑप्शन नंबर 3 का यहाँ पे लगा सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बाय टेरिटरी। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बाय टेरिटरी का मतलब आप समझते हैं, अगर समझते हैं तो फिर इस सवाल में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो स्ट्रक्चर बाय टेरिटरी का मतलब हुआ जैसे आप डिवीजन अलग अलग बनाते हैं, तो आप यहाँ पे हो सकता है जोन अलग अलग बना ले, तो आपकी एक नॉर्थ जोन हो गई, आपकी एक वेस्ट हो गई, एक आपकी यहाँ पे ईस्ट हो गई, एक आपकी यहाँ पे साउथ जोन हो गई, तो अलग अलग टेरिटरी के हिसाब से आपने अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे बना दिया, अलग अलग टेरिटरी के हिसाब से आपने अपनी डिवीजन यहाँ पे बना दी। तो आपको बताने कि उसका फायदा क्या नहीं होगा, नॉट एन एडवांटेज, उसका नुकसान क्या होगा। मेक्स कंट्रोल इजी फॉर टॉप मैनेजमेंट, देखो जो टॉप मैनेजर है वो तो एक ही जगह पे बैठा होगा, जो आपका कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर होगा वहीं पे बैठा होगा, और यहाँ पे आपके अलग अलग जोन है, बाकी लोग अलग अलग जगह पे बैठे हुए हैं, अलग अलग देश के कोने में बैठे हुए हैं, तो इनको कंट्रोल करना देखो आसान इतना तो नहीं होने वाला है। तो ये वाला फिलहाल तो लग रहा है कि ये एडवांटेज नहीं है, बट पहले ही ऑप्शन है, आगे भी बढ़ते हैं। प्लेसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द लोअर लेवल, तो हमारे जो डिफरेंट जोन्स बने हुए हैं उनके रिस्पेक्ट में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो उन जोन के जो इंचार्ज होंगे, मैनेजर होंगे, उनकी रहने वाली है, तो नीचे लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रहेगी। इंप्रूव्स कोऑर्डिनेशन इन अ रीजन, तो एक रीजन के अंदर कोऑर्डिनेशन करना आसान हो जाएगा, तो हम विद इन अ रीजन तो कोऑर्डिनेट कर सकते हो, बट आपस में दिक्कत आ सकती है, तो ये तो इन अ रीजन कह रहे हैं। टेक एडवांटेज ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ लोकल ऑपरेशन, हाँ तो आप लोकल लेवल पे काम कर रहे हो, तो आप लोकल लेवल पे जो इकोनॉमीज है उनका फायदा ले सकते हो। लोकल लेवल पे आपको पता रहेगा क्या काम कहां से हो जाएगा, सस्ता कहां से हो जाएगा, उसका फायदा भी आप उठा सकते हैं। लोकल लेवल की जो डिमांड है उसको बेहतर से कैटर कर सकता है, तो इसका भी फायदा आप उठा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो डिसएडवांटेज लग रहा है, कहीं नॉट एन एडवांटेज लग रहा है, वो ऑप्शन नंबर 1 ही लग रहा है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर कि इट मेक्स कंट्रोल इजी फॉर टॉप मैनेजमेंट। ऐसा नहीं होगा, टॉप मैनेजमेंट तो एक जगह बेचारी बैठी रह जाएगी, सबको कंट्रोल करने में दिक्कत उसको महसूस होगी। चलिए, हमारे पास यहाँ पे अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर फॉरकास्टिंग पर्सनल डिमांड्स, लेबर डिमांड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सवाल आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से जुड़ा हुआ है। ट्रेंड एनालिसिस, मार्कोव एनालिसिस, रेशो एनालिसिस एंड स्कैटर प्लॉट। तो अगर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का टॉपिक आपने पढ़ा है तो यू वुड इजीली बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ट्रेंड और रेशो एनालिसिस और मार्कोव एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं, स्कैटर प्लॉट का इस्तेमाल नहीं होता है, स्कैटर प्लॉट इस्तेमाल नॉर्मली नहीं किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अथॉरिटी। तो अथॉरिटी के रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू नहीं है, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सच्ची नहीं है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। इट इज द लेजिटिमेट राइट ऑफ अ सुपीरियर टू कमांड एंड कंपेल हिज सबऑर्डिनेट्स टू परफॉर्म अ सर्टेन एक्ट। तो बिल्कुल आपकी अथॉरिटी, आपके पास एक हक आ जाता है कि आप अपने सबऑर्डिनेट्स को कुछ कमांड देंगे और उनसे कुछ काम करवा सकते हैं। इट इज मोस्टली वेल डिफाइंड, कॉन्स्पिशियस एंड फाइनाइट, तो बिल्कुल आपकी अथॉरिटी होती है प्रॉपरली डिफाइंड रहती है, उस पर कुछ लिमिट होती है। इट इज फाइनाइट, आप उसे समझ सकते हैं कि हाँ यही केवल उनकी अथॉरिटी है और इसके बाद उनकी अथॉरिटी नहीं है, तो ये चीज भी हमारी सही है। इट कैन बी डेलीगेटेड, तो डेलीगेटेड भी हो जाती है अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बिल्कुल हम पढ़ते हैं। इट सर्व्स एज अ बेसिस ऑफ बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो प्यारे दोस्तों अथॉरिटी इज द बेसिस ऑफ ओनली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, और इसीलिए द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। इसकी वजह से हमारा जो करेक्ट आंसर है इट वुड बिकम ऑप्शन नंबर 4। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो वो आपको हमारी ऐप या वेबसाइट पे फ्री यूनिट स्नैपशॉट कोर्स के अंदर मिल जाएगा। आप हमारी ऐप या वेबसाइट पे साइन अप करके इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, फ्रीली एनरोल कर सकते हैं, और वहीं पे आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था आज का हमारा डिस्कशन प्रीवियस ईयर के सवालों के ऊपर। उम्मीद करते हैं कि आपको इस सेशन से जरूर फायदा मिला होगा, आपके कंसेप्ट्स रिवाइज भी हो गए होंगे और आपको कुछ नई चीजें भी जानने को मिली होंगी।
आज के लिए सेशन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।